मैंने अभी अभी एक फैसला लिया था। अगले ही साल एक बड़ा ट्रक 9वीं मंजिल से टकराया और सीधे मुझे 5 क्यूई कॉन्टिनेंट भेज दिया। और मजेदार बात ये कि जो 4 इनाम मैंने चुने थे वो सारे सच हो गए। जुटियन सिस्टम, टॉप गार्जियन, पत्थर के संदूक का खजाना, पेड़, 9 रहस्यों की विरासत, एक भी कम नहीं। लेकिन जब आखिरी इनाम आसमान से गिरा तो तुम पूरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि सिस्टम ने जो गार्जियन दिया वो था दा चान की बुद्ध देवी, साफ आंखों वाली। बस इतना कि वो न सिर्फ बुरी तरह घायल थी, बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जहां बाकी लोग एक गार्जियन पाने के लिए पूरे महाद्वीप को उलट देने को तैयार थे, वहीं तुम्हारे पास काम था पहले इस गिरी हुई देवी को खिलाना पिलाना। इसी वक्त जब तुमने आंखें खोली, तुमने खुद को एक वीरान बंजर जमीन पर खड़ा पाया। सिर के ऊपर सूरज तप रहा था, पैरों के नीचे पीली मिट्टी उबल रही थी। आगे पीछे दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तुमने अपना शरीर देखा, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर ये जगह है कहाँ? तुम 9वीं मंजिल पर रहते थे। आखिरी याद एक बड़े बादल की थी, पर वो ट्रक 9वीं मंजिल तक कैसे पहुंचा? इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, तुम्हारे सामने अचानक एक अर्ध हाइफन पारदर्शी रोशनी प्रकट हुई। प्रिय यात्री, आपने जो 4 इनाम चुने हैं वो मुसीबत में हैं, कृपया ध्यान दें। ये वाक्य पढ़ते ही तुम सन्न रह गए। फिर अचानक तुम्हें क्रॉसिंग से पहले वाला सवाल याद आया। अगर तुम फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट में जाओ तो 9 विकल्पों में से 4 चुन सकते हो। कैसे चुनोगे? 9 विकल्प थे: रैंडम स्पेशल सिस्टम, गार्जियन, कब्र लुटेरा, जियाओ यान की गुडविल, मेडुसा की गुडविल, हेवंस अटैक और 9 रहस्य। सबसे कमजोर गार्जियन भी फाइट गॉड जितना होगा, सबसे ताकतवर हेवन का सुप्रीम बन सकता है। कब्र लुटेरा और 9 रहस्य, ये फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट की एक अद्वितीय विरासत थी। इस चुनाव के सामने तुमने ज्यादा देर नहीं सोची, तुमने पहला, दूसरा, छठा और 9वां चुना। स्पेशल सिस्टम पक्का था, गार्जियन शुरू में सुरक्षा की गारंटी देता। कब्र लुटेरा और 9 रहस्य आक्रमण और बचाव दोनों को पूरा करता। हाँ, कब्र लुटेरा और गार्जियन दोनों ही एक तरह से उधार थे, इन्हें धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता। जियाओ यान और मेडुसा की गुडविल तुम्हारी सोच में कहीं नहीं थी। तुम्हारे हिसाब से दूसरों पर उम्मीद रखने से बेहतर है अपनी ताकत पर भरोसा करना। उस वक्त तुम बस चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये असल में फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट का न्योता है। तुम सामने की रोशनी को घूरते रहे, सांसें तेज होती गईं। अगर ये सच में फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट है तो तुम्हारे चुने चारों इनाम अब हकीकत बनेंगे। अगले ही पल स्क्रीन पर लिखावट बदलने लगी। पहला इनाम सफल, बधाई हो, आपको मिला विशेष सिस्टम गॉड बॉडी। गॉड बॉडी शब्द 3 बार दिखा। तुम खुश होने की बजाय अनजाने में घबरा गए। आखिर दुनिया में गॉड किंग कहलाने वाले तो बहुत हैं, कहीं जो सिस्टम मिला वो तुम्हारी सोच से अलग न निकले और रैंडम इनाम बदलने का मौका न मिले। लेकिन तभी एक गर्म और शक्तिशाली शक्ति तुम्हारे शरीर में समा गई। वो शक्ति एक साफ झरने की तरह तुम्हारी नसों में तेजी से बहने लगी। हड्डियां, अंग ठंडे पड़ गए, पुराना शरीर बदलने लगा। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्रिस्टल जैसा होता गया। खून मानो शुद्ध भूत धूल की धारा में बदल गया। खून लगातार एक मजबूत स्रोत में समाता गया और शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी, चौंधियाने वाली नहीं, बल्कि एक शुद्ध पवित्र आभा वाली। आसपास की गर्मी पल भर में गायब हो गई। तुमने आंखें बंद कर लीं। हर कोने से शरीर के नए बनने का एहसास साफ महसूस हो रहा था। पता नहीं कितनी देर बीती, आखिरकार वो शक्ति शांत हुई। जब तुमने आंखें खोली तो उनकी गहराई में एक चमक थी। हाथ उठाया, इस शरीर में छिपी आत्मिक शक्ति साफ महसूस हुई। यहाँ तक कि चेहरा भी गॉड किंग बॉडी के स्रोत के असर से भरा पूरा दिखने लगा। अब तुम पक्के तौर पर जान गए, यह शुद्धतम पहली पीढ़ी की गॉड किंग बॉडी थी। शायद मूल दुनिया में यह अकेली ताकतवर प्रणाली न हो, पर फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट में इसकी संभावना बयां नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि भविष्य में दा छान की दुनिया में जाने पर भी शायद सिर्फ शीर्ष गॉड मेरिडियन ही तुम्हारा मुकाबला कर पाए। अभी तुम गॉड किंग बॉडी की ताकत ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि दूसरा संकेत आ गया। छठा इनाम सफल, बधाई हो, आपको मिली 10 भाइयों की विरासत, दिव्य प्राचीन खजाना वृक्ष। 9वां इनाम सफल, बधाई हो, आपको मिली 9 रहस्यों की विरासत, रहस्य का शब्द। ये दोनों विशाल विरासतें एक साथ दिमाग में तैरने लगी। अनगिनत ताओ और साधना की समझ लगातार उभरती गई, पर तुम्हें कोई उलझन महसूस नहीं हुई। जैसे अंधेरे में कोई शक्ति उन रहस्यमयी बातों को सीधे तुम्हारी याद में बिठा रही हो। दिव्य प्राचीन खजाना वृक्ष 10 भाइयों में से एक से आया था। यह कबीला जन्म से ही समय और अंतरिक्ष के करीब था। बायां हाथ स्थान तोड़ता, दायां हाथ समय तोड़ता। न सिर्फ समय स्थान पर नियंत्रण, बल्कि शरीर की ताकत भी बेहद प्रचंड। और डो जिमिंग का दावा था कि फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट पर हर तरह की मार्शल आर्ट विकसित की जा सकती है। चरम तक साधने पर यह सर्वोच्च दिव्यास्त्र की शक्ति तक की नकल कर सकती है। तुम्हें जल्द ही एहसास हुआ, तुम्हें रैंडम में मिली ये दोनों विरासतें लगभग एक परफेक्ट तस्वीर बना रही थीं। दिव्य प्राचीन खजाना वृक्ष तुम्हें दुनिया के सबसे कठिन समय स्थान की महारत देता और डो जिमिंग ने फ्रंटल तकनीक को चरम तक सुधारा हुआ था। अगर तुम सच में बड़े हुए तो चाहे कोई सामंती या मार्शल आर्ट न भी हो, तुम इस महाद्वीप पर एक बिल्कुल अलग राह चल सकते थे। 3 इनाम लगातार बढ़ते गए। अब तुम्हारी नजर आखिरी वाले पर टिक गई। सिस्टम और दिव्य वृक्ष को अभी साधना बाकी था, पर एक कमजोर स्तर का गार्जियन सीधे शुरुआत बदल सकता था। अगर किस्मत अच्छी हुई और कोई होली एम्परर निकल आया तो जियामा एम्पायर तो छोड़ो, पूरा फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट भी हिल जाए तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्क्रीन पर लिखावट फिर चमकी। दूसरा इनाम फूटने लगा है, मैं तुम्हारे लिए एक गार्जियन भेज रहा हूँ। तुम अभी शब्द का मतलब समझ भी नहीं पाए थे कि सिर के ऊपर से एक धीमी चटकने की आवाज आई। तुमने बेसाख्ता ऊपर देखा, पूरे आसमान में एक रहस्यमयी दरार दिखी। दरार नंगी आंखों से दिखने वाली रफ्तार से फैलती गई और पल भर में एक काला शून्य बन गया। पर तुमने अभी अभी सिस्टम अपनाया था, साधना की असली शक्ति अभी हासिल नहीं की थी। हरकत धीमी रही, अंतरिक्ष पूरी तरह टूट गया और एक सफेद नीली आकृति उस शून्य से गिरी सीधे तुम्हारे ऊपर। तुम सिर्फ हाथ उठा ही पाए।
अगले ही पल उस आकृति ने तुम्हें पीछे धकेल दिया। पीठ से हल्की खून की गंध आई। तभी पता चला आसमान से गिरी वो एक स्त्री थी बेहोश। 3000 हरे बाल सिर पर बिखरे, माथे पर सुनहरा निशान, चेहरा सफेद, हल्की धूल से सना, सफेद नीले लंबे परिधान पर सुनहरी रेखाएं उकेरी हुई। बेहोश होकर भी उसमें एक ऐसा कुलीन और ठंडा तेज था जो आम लोगों में नहीं होता, मानो कोई रहस्यमयी घटना हो जो 9 आसमानों में होनी चाहिए थी। तुम उससे दूर हटने की कोशिश करते हो। सामने की रोशनी आखिरी पंक्ति दिखाती है, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, हम फिर मिलेंगे। शिखर पर रोशनी तेजी से धुंधली होकर गायब हो गई। तुम अलविदा शब्द को घूरते हुए सोचते हो, शायद जब तुम सच में फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट के शिखर पर पहुंचोगे तो वो रहस्यमयी शक्ति फिर सामने आएगी। पर अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं। तुम नीचे देखते हो, अभी अभी मिले गार्जियन को ध्यान से देखते हो। उसकी सांसें बहुत कमजोर हैं, शरीर पर हल्की खून की गंध अब भी है, साफ है। अंतरिक्ष पार करने से पहले वो बुरी तरह घायल हो चुकी थी। पर जितना तुम उसे देखते हो उतना ही उसका परिधान और तेवर जाना पहचाना लगता है। सुनहरा निशान, सफेद नीला लंबा परिधान, चेहरे पर हल्की रेत और वो ठंडा तेज। आखिरकार दिमाग में एक नाम उभरता है। तभी वो बेहोश स्त्री जाग जाती है। क्रिस्टल जैसी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। शुरुआती उलझन के बाद वो तुरंत अपने कमजोर शरीर को संभालते हुए सतर्क हो जाती है। उसे याद आता है, पहले स्तर को तोड़ने की कोशिश में वो अंधाधुंध आगे बढ़ी। आखिर में न सिर्फ वो टूट नहीं पाई, बल्कि उसकी आत्मिक ऊर्जा पूरी तरह बिखर गई। उस विशाल हलचल ने बड़ी तादाद में आत्मिक जीवों को हमले के लिए खींच लिया। उसे लगा था कि अब मौत तय है, तभी आखिरी पल एक अचानक शून्य दरार ने उसे निगल लिया। जब दोबारा होश आया तो वो न सिर्फ जीवों के घेरे से बाहर थी, बल्कि शरीर पर कोई नुकसान भी नहीं था। वो तेजी से तुम पर नजर डालती है। सामने वाला युवक भले ही साधना हाइफन-हीन लगे, पर उसका तेवर बेहद अलग है। झोउ-शेन राख अब भी अधूरी आत्मिक धूल की तरह उसमें बाकी है। वो थोड़ा हिचकिचाकर पूछती है, क्या तुमने मुझे बचाया? तुम दिल में भरोसा रखते हो, आत्मिक ऊर्जा खत्म होने का मतलब हमेशा के लिए खत्म होना नहीं। ऊपर से सुप्रीम गॉड का शरीर भी आम लोगों से कहीं आगे है। अगर उसकी ताकत का एक छोटा हिस्सा भी बचा हो तो फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट के शुरुआती दौर में इस्तेमाल करने में देर नहीं लगेगी। तुम पूछते हो, अभी अकेले उसकी कितनी ताकत बची है? वो ध्यान से महसूस करके अनिश्चित जवाब देती है, गॉड ब्रेकिंग मिरर स्तर। वो असल में जीवन के चरम पर सुप्रीम गॉड थी। ये टूटना नाकाम होने से न सिर्फ आत्मिक ऊर्जा बिखरी, शरीर की ताकत भी लगभग खत्म हो गई। पर जो गॉड ब्रेकिंग मिरर स्तर उसने मुश्किल से बचाया, वो फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट पर अब भी कोई आम साधक हरा नहीं सकता। तुम अब निश्चिंत हो जाते हो, अगर जवानी के मेंग फेंग या मुफेंग जैसी हालत में भी उसने खुद को बचाया, तो जब तक तुम किसी असली ताकतवर को नहीं छेड़ते, तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं। फिर भी वो चिंतित रहती है। इस हालत में वो दा छान की दुनिया में आजादी से घूम नहीं सकती। अगर उसकी आत्मिक ऊर्जा खोने की खबर फूतू फूतू तक पहुंची तो कबीले के मतलबी लोग उसे वापस ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि उसका शरीर तक छीन सकते हैं। उसकी चिंता देखकर तुम सीधे कह देते हो, ये अब्दा छान की दुनिया नहीं है। वो चौंक जाती है। आत्मिक और आत्मा की समझ इतनी कमजोर हो चुकी थी कि जागते ही उसे लगा वो अब भी 100% कॉन्टिनेंट में है। उसे पता ही नहीं चला कि आसपास की दुनिया बदल चुकी है। तुम बताते हो, इसे फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट कहते हैं, दा छान की दुनिया के नीचे की एक निचली विमा। ये सुनकर वो पहले हैरान होती है, फिर साफ राहत महसूस करती है। भले ही इस निचली विमा की ऊर्जा दा छान से कहीं कम हो, पर ये फूतू की खोजबीन से कम कुछ वक्त के लिए बचा सकती है। जब तक उसकी ताकत वापस नहीं आती, कबीले वालों के अचानक पहुंचने की चिंता नहीं। वो खुद अपना नाम बताती है। तुम भी अपना नाम बताते हो, मैंगचेन। फिर तुम उसे फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट के बारे में जो जानते हो बताने लगते हो। इस महाद्वीप के साधक फाइट क्यूई को आधार बनाते हैं। फाइटर, फाइट मास्टर, फाइट ग्रैंड मास्टर, फाइट स्पिरिट, फाइट किंग, फाइट एम्परर, फाइट जोंग, फाइट ऑनरेबल, फाइट सेंट और आखिर में किमदंती वाला फाइट एम्परर। फाइट एम्परर शब्द सुनते ही उसकी आंखों में एक हल्की चमक कौंधती है। तुम उसकी ये प्रतिक्रिया तुरंत भांप लेते हो। पूछते हो कि क्या उसने फाइट एम्परर के बारे में सुना है। वो सिर हिलाती है। तूतू, प्राचीन कबीले के दस्तावेजों में कई ताकतवर लोग आत्मरक्षा के लिए उठ खड़े हुए, खुद को फाइट एम्परर कहलाया। द छान की दुनिया में पहुंचने के बाद हर एक ने असाधारण प्रदर्शन किया, दुष्ट कबीलों के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे पर जिए। अफसोस, लंबे सालों में वो लगातार दुष्ट कबीलों के निशाने पर रहे, आखिरकार टकराव में उलझते गए। रिकॉर्ड का आखिरी फाइट एम्परर भी 7000 साल से ज्यादा पहले 2 दुष्ट सम्राटों के हाथों मारा गया। ये सुनकर तुम्हारे दिल में एक चमक कौंधती है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब जियाओ यान भविष्य में दा छान की दुनिया में पहुंचेगा तो वहां फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट का कोई फाइट एम्परर लगभग नहीं मिलेगा। पता चलता है वो गायब नहीं हुए, दुष्ट कबीलों से लड़ते हुए युद्ध भूमि में ही मारे गए। फिर वो तुम्हें एक अप्रत्याशित खुशखबरी देती है। जवानी में वो फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट के ताकतवर लोगों को लेकर बेहद उत्सुक थी। हर बार जानबूझकर कुछ फाइट एम्परर के कौशल जमा करती। वो कौशल फाइट क्यूई को आधार मानते हैं। दा छान की दुनिया में साधना मुश्किल थी। अब वापस फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। वो अभी फिलहाल तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, इस पर उसे अपराध बोध होता है, पर तुम्हारी दिलचस्पी देखकर वो कौशल निकालने को तैयार होती है ताकि तुम चुन सको। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, हरकत अचानक रुक गई। सारे कौशल एक स्थान पवित्र वस्तु में रखे हैं और अभी उसके शरीर में कोई आत्मिक शक्ति नहीं। वो अपनी ही स्थान पवित्र वस्तु तक नहीं खोल सकती। सामने खड़ा फाइट एम्परर फिलहाल सिर्फ देखा जा सकता तलवार जैसा बनकर रह गया, पर खजाना नहीं मिल सकता। वो फिर माफी मांगती है और वादा करती है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, सिर्फ 7 दिन दो, वो पहली आत्मिक शक्ति फिर से साध लेगी और तब स्थान पवित्र वस्तु खोल सकेगी। उस वक्त अंदर के सारे फाइट एम्परर कौशल
तुम चुन सकोगे। तुम इसके लिए उसे दोष नहीं देते। सच तो ये है कि अभी अगर कौशल निकाल भी लो, तुम्हारे पास एक टुकड़ा फाइट क्यूई भी नहीं साध ही नहीं सकते। उन ऊंची विरासतों की बजाय पहले सबसे बुनियादी फाइट क्यूई साधना ढूंढना बेहतर है, ताकि खुद सच में साधना की राह पर कदम रख सको। उसकी वापसी में कितना वक्त लगेगा, ये सवाल इतना आशाजनक नहीं। उसके अंदाजे से अगर वोदा छान की दुनिया में होती तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल में यकीनन आत्मिक शरीर के हेवन स्तर तक लौट आती। पर फाइट क्यूई कॉन्टिनेंट सिर्फ निचला हिस्सा है। यहाँ की स्वर्ग धरती ऊर्जादा छान की दुनिया तक फैली है। यहाँ की ऊर्जा सोखने के बाद उसे अपनी आत्मिक शक्ति में बदलना होगा। साधना की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। 10 साल में भी शायद वो अपने उच्चतम स्तर तक न लौट पाए। अच्छी बात इतनी है कि अभी तुम्हारे पास सबसे ज्यादा जो चीज है वो है वक्त। गॉड किंग के प्रस्ताव ने तुम्हारा आधार बदल दिया है। प्राचीन खजाने और डोजी का रहस्य भी दिमाग में पूरी तरह अंकित हो चुके हैं। अब बस एक बुनियादी कौशल ढूंढना है और तुम विधिवत साधना शुरू कर सकते हो। अभी असली मुश्किल ये है, तुम एक वीराने में हो। न तुम्हें पता है आसपास कौन कौन से शहर हैं, न इस दुनिया में कोई मुद्रा या जमीन तुम्हारे पास है। तुम सिर के ऊपर तपते सूरज को देखते हो और पहले पैर जमाने लायक जगह ढूंढने का प्रस्ताव रखते हो। ब्लू ग्लासेज उसका नाम उपनाम को भी कोई ऐतराज नहीं। दोनों तपती धूप में करीब आधे घंटे चलते हैं। आखिरकार वीराने के छोर पर एक चौड़ा कच्चा रास्ता मिलता है। रास्ते के दोनों किनारे हरे पेड़ों की छाया आखिरकार कुछ ठंडक देती है। तुम माथे का पसीना पोंछते हुए कहते हो, अब रास्ते में शहर ढूंढते हैं। अचानक जंगल से भारी कदमों की आवाज आती है। पेड़ों और परछाइयों से दोनों तरफ से लोग निकल पड़ते हैं। पल भर में तुम और ब्लू ग्लासेज बीच में घिर जाते हो। इन लोगों के हाथों में तलवारें हैं, सालों की लड़ाई के निशान वाली। साफ है, ये वो लुटेरे हैं जिनका इंतजार था। घेरे के बीच चेहरे पर निशान वाला एक काले कपड़ों वाला आदमी है। वो पहले तुम पर नजर डालता है, फिर उसकी नजर ब्लू ग्लासेज पर टिक जाती है। मूड तुरंत लालच से भर जाता है। बाकी लुटेरे भी बिना डरे बोलने लगते हैं। साफ है, उन्होंने तुम्हें एक बेबस शिकार समझ लिया है। ब्लू ग्लासेज की आंखें और ठंडी होती जाती हैं। भले ही उसकी सारी आत्मिक शक्ति खत्म हो चुकी हो, आखिर वो फूटू कबीले का एक गॉड रहा है। कुछ आम लुटेरों से वो भला क्यों डरे, पर उनके उत्साह के मुकाबले तुम कहीं ज्यादा उत्साहित हो। तुम्हें चिंता थी कि शहर में घुसने के बाद पैसे कम न पड़े, साधना के लिए सबसे बुनियादी यंत्र भी न मिले। और अब जैसे ही तुम कच्चे रास्ते पर चढ़े, किसी ने खुद ही तुम्हें जरूरत की चीजें भेज दी। ये लूट नहीं, ये तो सीधे दरवाजे पर भेजी गई सौगात है। तुम मुड़कर ब्लू ग्लासेज से बस इतना कहते हो, माफ करना तकलीफ के लिए। अगले ही पल ब्लू ग्लासेज की आकृति वहां से गायब हो चुकी है। उसके पास आत्मिक शक्ति नहीं, पर रफ्तार अब भी इन आम लुटेरों से कहीं ज्यादा तेज है। आधी रात के 8 बजे जितनी तेजी में तुम्हें उसकी हरकत भी ठीक से दिखी नहीं। ब्लू ग्लासेज सरगना के सामने प्रकट होता है। एक हथेली गिरती है और वो मौके पर ही ढेर हो जाता है। जब तक सरगना विरोध करने लायक नहीं बचता, बाकी लुटेरे सदमे में आ जाते हैं। उनकी जबान पर जो बड़ा भाई था वो एक 3 सितारा लुटेरा था, पर उसने एक वार भी नहीं झेला। कुछ लोग मुड़कर भागते हैं, कुछ हथियार फेंककर रहम मांगते हैं, पर ब्लू ग्लासेज उन्हें रहम मांगने का मौका नहीं देता। कुछ ही सांसों में कच्चा रास्ता फिर से शांत हो जाता है। तुम खोजबीन में माहिर हो। एक आसान तलाशी में कुछ लुटेरों से 1000 से ज्यादा सोने के सिक्के मिलते हैं। कुछ शीशियों में साधारण दवा और खून रुकाव की दवा, और साथ ही एक पीली श्रेणी का निम्न स्तर कौशल मैन न्यू जुए। स्तर भले कम हो, पर इसमें सबसे बुनियादी क्यूई सोखने और जमाने की विधि दर्ज है। ब्लू ग्लासेज के स्थान वस्तु खुलने से पहले ये तुम्हें साधना का पहला कदम उठाने में काफी मदद देगा। सोने के सिक्के, इलाज की दवा, बुनियादी कौशल, सब कुछ मानो सजा सजाया मिल गया। तुम उस सौगात को देखकर आखिरकार समझते हो कि बेवफा और नाशुक्रा होने का क्या मतलब है। सामान समेटने के बाद तुम पानी की मशक निकालकर ब्लू ग्लासेज को थमाते हो ताकि वो हाथ धो सके। दोनों वहां रुकते नहीं, फिर से कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। एक और घंटा बीतता है। आखिरकार नजर में एक शहर की रूपरेखा उभरती है। शहर के फाटक पर दीवार पर 3 प्राचीन अक्षर उकेरे हैं, वुतान शहर। ये नाम देखकर तुम्हारी नजर थोड़ी तिरछी हो जाती है। फाइट क्यूई की राह पर पड़ने वाला ये शहर कोई पवित्र भूमि नहीं, पर वुतान शहर वो जगह है जहाँ से पूरी कहानी असल में शुरू होती है। जियाओ यान, जियाओ शुनैर, याओ लाओ, वो शादी का अनुबंध, बहुत से लोग और घटनाएं जो महाद्वीप के भविष्य के ढांचे को प्रभावित करेंगी, यहीं एक हाइफन ए करके सामने आएंगी। बस एक बात तय नहीं, तुम अभी किस साल में पहुंचे हो? क्या जियाओ यान छत से घाटी की तलहटी में गिर चुका है? क्या याओ लाओ जाग चुका है? क्या नालान यानरान जियाओ परिवार से रिश्ता तोड़ने पहुंच चुकी है? तुम दिल में ये सवाल दबाए ब्लू ग्लासेज के साथ शहर में दाखिल होते हो। शहर वीराने से कहीं ज्यादा जीवंत है। सड़कों पर दुकानें भरी हैं, औषधियां, जादुई डिब्बे, हथियार और जानवर, पर्वतों से आई तरह तरह की सामग्री हर तरफ नजर आते हैं। भाड़े के सैनिक और व्यापारी घुले मिले हैं। भीड़ का बहाव लगातार है, और जैसे ही तुम और ब्लू ग्लासेज नजर आते हो, तुरंत ढेर सारा ध्यान खींच लेते हो। गॉड किंग के समाहित होने के बाद शहर के तेवर के साथ झोशेन राग से तुम्हें एक हल्की आभा मिलती है, भीड़ में चलते हुए खासतौर पर नजर आने वाली। और भले ही ब्लू ग्लासेज थका हुआ है, बुद्ध देवी से मिला नीला और कुलीन तेवर अब भी बरकरार है। दोनों साथ चलते हुए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर कोई एक बार जरूर मुड़कर देखे बिना नहीं रह पाता। दूर एक काले बालों वाला युवक भी चलते चलते रुक जाता है। वो एक सुशील तेवर वाली युवती के पास खड़ा है। लड़की अब भी उससे कुछ बात कर रही है, पर उसे लगता है कि लड़का तुम्हारी दिशा में ही देखता जा रहा है। वो थोड़ी नाराज हो जाती है, उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि वो क्या देख रहा है। लड़का हड़बड़ी में सफाई देता है, वो ब्लू ग्लासेज को नहीं बल्कि तुम्हें देख रहा था। तो च्याओ यान भले ही शुनैर के हाथों से चुभन सहना पसंद कर लेता, पर ये मानने को तैयार नहीं था कि वो उस खूबसूरत लड़की को घूर रहा था, क्योंकि जिसे वो देख रहा था वो नीले चश्मे वाली लड़की नहीं थी, बल्कि उसके बगल में खड़े तुम थे। ठीक ठीक कहा जाए तो वो तुम्हारे कपड़े थे जिन्होंने उसके अंदर एक अजीब सी पहचान का एहसास जगा दिया था।
आसपास के लोगों की बातें सुनने के बाद उसकी आंखों में और भी उलझन साफ झलक रही थी। खूबसूरत लड़की को देखना कोई बुरी बात नहीं, पर मानने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने तो एक हास्यास्पद बहाना तक बना दिया। सुनैर को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे तो लगा कि श्याओ यान की नजरें नीले चश्मे वाली लड़की पर ही चिपकी रह जाएंगी। गुस्से में उसने हाथ छोड़ दिया और मुंह फेर लिया। श्याओ यान ने अपनी कमर सहलाई जो चुभन से लाल हो चुकी थी। वो किसी और से ज्यादा खुद पर ही गुस्सा था। उसे तो बस इतना लगा था कि तुम्हारे कपड़े कुछ अजीब हैं, मानो उसने इन्हें अपने पिछले जन्म में कहीं देखा हो। लेकिन शुनैर ने बात इतनी आसानी से मोड़ दी कि वो सोचता ही रह गया। उसे कहाँ पता था कि बस कुछ ही दिनों में तुम फिर से उसके सामने आओगे और तब तक तुम एक साधारण बिना किसी साधना शक्ति वाले आदमी से बदलकर एक 3 सितारा शासक बन चुके होगे। साथ ही तुम्हारे पास एक ऐसी बैंगनी शक्ति होगी जो आसमान को जला सकती है और तलवार का अभ्यास कर सकती है। वहां से निकलने के बाद तुम नीले चश्मे वाली लड़की के साथ शहर के दक्षिण छोर पहुंचे। एक सराय के सामने रुके। दुकानदार ने ऊपर देखा, तुम्हें एक नजर देखा। जब उसकी नजर नीले चश्मे वाली लड़की पर पड़ी तो वो साफ तौर पर उसके व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कमरे पलटकर देखे, फिर थोड़ी माफी मांगते हुए तुमसे कहा, दुकान में अभी सिर्फ एक ही कमरा बचा है। तुमने पीछे मुड़कर नीले चश्मे वाली लड़की की ओर देखा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खुद से बुदबुदाते हुए कहा, एक कमरा है तो एक कमरा ही सही। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि 600 सोने के सिक्कों में काम बन गया। आधा महीना बीत चुका था। आंगन हरे पत्थरों से ढका था। एक कोने में एक तालाब था। मुख्य कमरा 2 बेडरूम में बंटा था। बाईं और दाईं ओर चीनी जैसे रंग के घर में छत का इस्तेमाल करके बिस्तर और साइड टेबल को अलग किया गया था। अलमारी और रोजमर्रा की चीजें अलग रखी गई थी। लंबे सफर के बाद तुमने नीले चश्मे वाली लड़की को पहले आराम करने दिया। उसने दाईं ओर वाला बेडरूम चुना। 2 घंटे से ज्यादा सोने के बाद सारी थकान मिट चुकी थी। आखिरकार तुम्हारे पास गॉड किंग बॉडी के असली प्रभाव को परखने का समय आ गया था। तुमने अपने पास से मान न्यूजवे निकाला। बिस्तर के पास बैठकर तकनीक के अनुसार अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगे। ये तकनीक सबसे साधारण सी शुरुआती तकनीक थी, पर जैसे ही तुमने असल में अभ्यास शुरू किया, आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा मानो बुलाई गई हो ऐसे तेजी से तुम्हारे गले में समा गई। जो लोग पहली बार फाइट क्यूई का अभ्यास करते हैं, उन्हें अक्सर सोखने की गति को संभल कर नियंत्रित करना पड़ता है ताकि शरीर के अहम अंगों में गड़बड़ी न हो। पर तुम तो एक ऐसे बुलबुले की तरह थे जो कभी भरता ही नहीं। बिना किसी डर के आसपास की ऊर्जा को निगलते चले जा रहे थे। दिव्य रक्त शरीर में बह रहा था, गरम, मानो अभी अभी जन्मा हो। जैसे ही स्वर्ग और धरती की जीवन शक्ति की अशुद्धियां शरीर में दाखिल होती, वो उस दिव्य शक्ति से तुरंत शुद्ध हो जाती। बची हुई शुद्ध ऊर्जा गर्म होकर चारों अंगों से होकर गुजरती। आखिरकार वो स्रोत लगातार शरीर में जमा होता चला जाता। ऐसी स्पष्ट जीवन शक्ति की हलचल स्वाभाविक रूप से बगल के कमरे में मौजूद नीले चश्मे वाली लड़की से छुपी नहीं रह सकती थी। उसे जल्द ही पता चल गया। निचले पेट में जीवन शक्ति सोखने की रफ्तार उसकी अपनी पहली बार वाली रफ्तार से भी तेज नहीं थी। जिस चीज की उसे ज्यादा फिक्र थी, वो थी तुम्हारे शरीर से निकलती वो पवित्र सांस। नीले चश्मे वाली लड़की बेडरूम के दरवाजे तक आ गई। सघन जीवन शक्ति को तुम्हें पूरी तरह ढके देख तुम्हारा शरीर क्रिस्टल जैसा साफ हो चुका था। सतह पर हल्की सुनहरी चमक थी। पूरा व्यक्तित्व मानो चांदनी में बैठा कोई युवा देवता हो। पैर धूल मिट्टी से परे थे। ये यकीनन कोई साधारण साधक का शरीर नहीं हो सकता था। दा छेन की दुनिया में रखकर भी देखो, तुम्हारा तंत्र कभी रुकने वाला नहीं था। मैंग छेन, आखिर तुम हो कौन? नीले चश्मे वाली लड़की साधना में डूबी दिख रही थी। आखिर में कुछ और आहें भरी। तुमसे मिले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, पर उसे पहले ही एहसास हो चुका था। तुम्हें उसके प्रति एक अजीब सी अनजानी सी पहचान थी, मानो तुमसे मिलने से पहले ही तुम उसकी उत्पत्ति जानते हो। यहाँ तक कि जानते हो कि उसने क्या क्या सहा है, पर तुमने उसकी जान बचाई थी। वो तुमसे ये राज नहीं पूछ सकता था। अभी सबसे जरूरी बात थी जल्द से जल्द पहली आध्यात्मिक शक्ति जमा करना। उसने अपना साथ लाया हुआ स्पेस ऑब्जेक्ट खोला। वहाँ बहुत सारे साधना संसाधन जमा थे। बस उसे बाहर निकाल पाना ही काफी था। वो फिर से अपने आध्यात्मिक स्तर और सर्वोच्च साधना को पा सकता था बिना किसी और हिचकिचाहट के। एक सांस ली और वापस बेडरूम में जाकर साधना जारी रखी। समय अगली सुबह में बदल गया। सूरज खिड़की से होकर तुम्हारे चेहरे पर पड़ रहा था। तुमने धीरे से आंखें खोली, एक लंबी सांस छोड़ी। एक रात की नींद ने तुम्हें थकाया नहीं, बल्कि तुम्हारे कान साफ और आंखें चमकदार बना दी। पहले से कहीं ज्यादा जोश। तुमने अपना हाथ ऊपर उठाया। हवा की ताकत तुम्हारी हथेली से निकलने लगी। चूंकि तुमने अभी डोजे का स्तर पार नहीं किया था, तुम सीधे अपनी अंदरूनी दुनिया नहीं देख सकते थे। तुम सिर्फ मान न्यूजवे में दिए विवरण के हिसाब से अपनी स्थिति का अंदाजा लगा सकते थे। फाइट क्यूई 50,000 तक पहुंच चुकी थी। बस आधे दिन और एक रात में तुमने वो रास्ता तय कर लिया था जिसे साधारण लोग सालों में तय करते हैं। इसी रफ्तार से ज्यादा 3 दिन में तुम डोजे वोल जमा कर सकते थे। अगर फाइट क्यूई महाद्वीप के बाकी लोगों को इस बारे में पता चलता तो वो खुद से ही सवाल करने लगते, मैं इतने सालों से आखिर अभ्यास किस चीज का कर रहा था? लोगों के बीच का फर्क कभी कभी एक आदमी और एक कुत्ते के बीच के फर्क से भी बड़ा होता है। बिस्तर से उठते वक्त तुमने अपने शरीर को हिलाया। सिर झुकाते वक्त सावधान रहे। धरती के कपड़े और आसपास का माहौल दोनों अलग नहीं किए जा सकते थे। श्याओ यान इसी पोशाक की वजह से तुम्हें घूर रहा था, कागज पहनकर और शक बढ़ाए रखा। सच में तुम्हें नहीं पता था कि श्याओ यान ने कितना देखा है। शायद उसे बस लगा हो कि कपड़े अच्छे लग रहे हैं, या शायद उस एक नजर ने
उसे किसी और दुनिया की याद दिला दी हो, पर उस दूसरे इंसान का रवैया समझे बिना समय यात्री होने की पहचान खुद उजागर कर देना साफ तौर पर कोई समझदारी वाला फैसला नहीं था। नीले चश्मे वाली लड़की अभी भी अभ्यास में। तुमने उसे परेशान नहीं किया, अकेले सराय से निकले, दूसरी दुकान में दर्जी से पूछा, 3 जोड़ी लंबी बाहों वाले कपड़े खरीदे। कपड़े बदलने के बाद तुमने अपने पुराने कपड़े नहीं फेंके, बल्कि उन्हें ध्यान से संभाल कर रख लिया। यही वो पल था जब तुम्हारा पुरानी दुनिया से ज्यादा नाता नहीं रह गया था। फिर भी वो कपड़े तुम्हें उस पुरानी जिंदगी की याद दिलाते थे जो कभी तुम्हारी थी। अगले दिन तुम लगभग आंगन से बाहर ही नहीं निकले। गॉड किंग की बॉडी लगातार स्वर्ग और धरती की जीवन शक्ति को निगल रही थी। मान न्यूजुए उस ऊर्जा को शरीर में ले जा रहा था। तीसरे दिन डॉजी आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गई। इन 3 दिनों में थोड़े से विराम और आराम को छोड़कर तुम लगभग हमेशा साधना की अवस्था में रहे। स्वर्ग और धरती की जीवन शक्ति लगातार गॉड किंग की बॉडी से शुद्ध होती रही। साधारण मार्शल आर्ट्स में अक्सर बुनियाद कमजोर पड़ जाती है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हर बार जब स्तर ऊपर उठता, तुम्हारी हड्डियां, नाड़ियां और खून सब एक साथ गर्म हो जाते। सुनहरी आभा। बहुत से लोगों के लिए ऐसी छलांगे खतरनाक होती हैं, पर तुम्हारे लिए ये ऐसे था मानो शांत पानी में कोई जलमार्ग हो। डॉजी पार करने के बाद और डोजे होल पाने के बाद पहली बार तुम अपना शरीर खुद देख पाए। 8 हथेलियों जितनी सुनहरी आभा, तारों जैसी ऊर्जा की परत में लिपटी हुई, हर घुमाव के साथ एक हल्का सा पवित्र एहसास। तुम्हें याद आया जब शाओ यान ने अपनी आत्मा को साध नहीं पाया था, तब उसका डोजे होल दूधिया सफेद होना चाहिए और तुम्हारी आभा सोने जैसी थी, यहाँ तक कि खून भी सुनहरा। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा तुम्हें याद गॉड किंग की बॉडी के बारे में था। तुम्हें जल्दी ही एक संभावना समझ आई, बाकी गॉड किंग की वंशावली अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही थी। खून की ताकत बहुत पहले ही कमजोर पड़ चुकी थी और तुम्हारे पास जो था वो पहली पीढ़ी के शुद्ध खून वाले किंग बॉडी जैसा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया हो। जैसे ही तुम सोचने लगे कि क्या गॉड किंग की बॉडी होली बॉडी की बराबरी कर सकती, बगल के कमरे से एक बेहद कमजोर ऊर्जा की लहर आई। तुमने शुद्ध खून वाले इंग के बेडरूम की ओर देखा। आध्यात्मिक शक्ति। 3 दिन की साधना के बाद शुद्ध खून वाला किंग आखिरकार अपनी पहली आध्यात्मिक शक्ति जुटा चुका था। ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था। हालांकि उसमें से बस एक छोटा सा हिस्सा ही था, पर वो उसका स्पेस ट्रेजर खोलने के लिए काफी था। कमरे में शुद्ध खून वाले किंग ने अपना हाथ उठाया। थोड़ी सी जगह, कपड़े उलट गए। उसकी हथेली में एक 9 मंजिला सुनहरा टावर उभर आया। टावर पर कब्रों के पत्थर उकेरे थे। सुनहरी आभा घूम रही थी। ठीक उसी वक्त आसपास की जगह मानो जादुई तरीके से ठोस हो गई। ये छोटा सा कब्र टावर कब्रों के आधार पर बनी एक उच्च स्तरीय पवित्र वस्तु थी। सामान जमा करना तो इसका सबसे मामूली इस्तेमाल था। देवताओं की दुनिया में चीजों को नीचे से ऊपर तक इस तरह बांटा जाता है: आत्मिक हथियार, दिव्य हथियार, पवित्र वस्तुएं और सर्वोच्च पवित्र वस्तुएं। पवित्र वस्तुओं में भी निम्न, मध्यम, उच्च और सटीक सर्वोच्च स्तर होते हैं, और सर्वोच्च पवित्र वस्तु में आगे आत्मिक शरीर, आकाशीय शरीर और पवित्र शरीर का फर्क करना पड़ता है। शुद्ध खून वाला किंग जो छोटा सा स्तंभ टावर अपने साथ लिए घूमता था, वो जाहिर है किसी साधारण भंडारण उपकरण से तुलना करने लायक नहीं था। शुद्ध खून वाले किंग ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति टावर में झोंक दी। भंडारण की जगह आखिरकार खुल गई। उसे अपने साधना संसाधन वापस पाने की जल्दी नहीं थी, पर सावधानी से खोजबीन करते करते आखिरकार उसने 6 प्राचीन स्क्रॉल निकाले। स्क्रॉल के टावर से बाहर आते ही उसकी जमा की हुई आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। सुनहरा टावर रोशनी की एक धार बनकर वापस उसके शरीर में समा गया। तुमने उसके हाथ में वो 6 स्क्रॉल देखे। उसके होठों पर अब भी मुस्कान थी। ये चीजें तुम्हारी जिंदगी की भरपाई कर सकती हैं। नीली आंखों वाली लड़की हॉल में आई। सारे 6 मार्शल आर्ट स्क्रॉल तुम्हारे सामने रख दिए। ये 6 प्राचीन स्क्रॉल हैं जो मेरे पिता ने बड़ी सावधानी से मेरे लिए चुने थे। तुम इनसे अभ्यास करो। तुमने गंभीरता से मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचा। नीली आंखों वाली लड़की ने तुम्हें समझाया, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं। अगर ये तकनीकें मौजूदा फाइट क्यूई महाद्वीप के लिए सही नहीं हैं, तो जब तक उसकी कुछ आध्यात्मिक शक्ति वापस नहीं आती, बुरे से बुरा वो तुम्हारे लिए एक और छीन लेगा। फिर उसे लगा कि छीनना शब्द से गलत छवि बन सकती है। तुरंत बदल दिया, एक और ढूंढ लेगा तुम्हारे लिए। फिर उसने तुमसे कहा कि आगे और झुककर नमस्कार करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा रूप गॉड किंग की बॉडी की वजह से बदल गया था। सिर्फ 16 से 17 साल का दिखता था और वो तुमसे कहीं बड़ा था। उसने तुम्हें आसान तरीके से बुलाने को कहा। तुम स्वाभाविक रूप से नेकदिल थे। एक सादा सा बुलावा। फिर तुमने अपना ध्यान 6 मार्शल आर्ट स्क्रॉल पर लगाया। पहला स्क्रॉल जीवित सा था, हल्के खून जैसे दिल की धड़कन और उग्र आभा के साथ। हजारों साल पहले का होने के बावजूद स्क्रॉल में अब भी उसके रचनाकार की इच्छा शक्ति मौजूद थी। ये था ब्लड रिवर एम्परर की रचना, ब्लड रिवर मैजिक। कहते हैं ब्लड रिवर कभी रोता नहीं और एम्परर कभी मरता नहीं। मार्शल आर्ट 2 स्क्रॉल में बंटी थी। तुम बैंगनी स्क्रॉल का इस्तेमाल करके दुश्मन को नियंत्रित कर सकते थे, उसे ब्लड रिवर की कठपुतली में बदल सकते थे। ब्लड रिवर एम्परर ने इसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में बुरे कबीलों को नियंत्रित करने के लिए किया था। इसने जेड के बाहर बुरे कबीलों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। आखिरकार डेमन एम्परर ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला। वो जेड में गिर गया। ये तकनीक अजीब और शक्तिशाली दोनों थी, पर ये तुम्हारे गॉड किंग की बॉडी से पूरी तरह मेल खाती थी। एक सर्वोच्च शरीर जबरदस्ती उग्र जादू का अभ्यास कर रहा हो। तुमने इसे देखा और नीचे रख दिया। तीसरा स्क्रॉल जिऊ जुए जियानजिंग। ये तलवार जुए डी से आया था।
उस डॉडी ने कभी एक तलवार के साथ जेड युद्ध क्षेत्र में घुसकर 9 बार अंदर और 9 बार बाहर, यहाँ तक कि श्वेमोडो को भी मार डाला था, जो इमॉर्टल तियान जीजुन जितना ताकतवर था। स्क्रॉल की सतह पर अब भी 9 रंगी तलवार की हवा लिपटी थी, जो हजारों सालों से व्यस्त थी। अगर तुम ये मार्शल आर्ट चुनते, तो भविष्य में एक शुद्ध तलवार साधक का रास्ता चुनना पड़ता, पर अभी तुम्हारे पास पकड़ने के लिए एक तलवार तक नहीं थी। बाकी बचे 3 स्क्रॉल थे, झेनवू डी का, झेनवू डांग मो जिंग, जी यांग डी का, जीरी फेन शी तियान गोंग और तुओ शेडी का, डियान जुए। तीसरे स्क्रॉल तुओ शेडी को देखते ही तुमने तुरंत लाल स्क्रॉल उठा लिया। डियान जुए मूल स्क्रॉल से सिर्फ 2 स्क्रॉल दूर था। तुम्हारे लिए ये शक न करना मुश्किल था कि क्या इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है, पर 6 मार्शल आर्ट स्क्रॉल तुम्हारे सामने थे, सिवाय उस एक के जो तुम्हारे खून और जादू से मेल नहीं खाता था। बाकी पांचों की अपनी अपनी ताकत थी। तुम एक पल के लिए फैसला नहीं कर पाए। तुम्हारी हिचकिचाहट देखकर नीली आंखों वाली लड़की ने अच्छे स्वभाव से कहा कि तुम सब वापस ले जाकर आराम से अध्ययन करो। वैसे भी ये मार्शल आर्ट्स अब तुम्हें दी जा चुकी थी, तुम जब तक चाहो इन्हें देख सकते थे। फिर से तुलना करने के बाद आखिरकार तुमने तुओ शेवू डी का डियान जुए नहीं चुना, बल्कि जियांग डी का जीरी फेंसी तियान गोंग उठा लिया। दोनों मार्शल आर्ट्स में सच में कुछ समानता थी, हो सकता है दोनों फेन जुए से ही विकसित हुए हों, पर जीरी फेंशी तियान गोंग ये यान हुआ यांग के अभ्यास का रास्ता था। 9 को अंतिम संख्या मानकर अत्यधिक स्तर तक अभ्यास करने पर ये 9 सूर्य नौयांग चक्र को और गहरा कर सकता था, जो स्वर्ग और धरती का अभ्यास करने के लिए काफी था। और भी अहम बात, इस मार्शल आर्ट को बनाने वाले जी यांग डी ने सुप्रीम गॉड ऑफ द फर्स्ट लेवल के स्तर पर कभी 2 शिवेन मोडी और 5 यू मोडी को कब्जे रखा था। सिर्फ 2 शिवेन मोडी ही फर्स्ट लेवल के सुप्रीम गॉड से लड़ने के लिए काफी थे। इसमें 5 यू मोडी का हमला जोड़ दो तो एक साधारण दिव्य पहुंच वाले शक्तिशाली के लिए भी अपनी पूरी जान बचाकर लौट पाना मुश्किल हो जाता। जी यांग डी की हिम्मत थी कि उसने एक डीक्यूई का इस्तेमाल कर इतनी भयंकर लड़ाई पूरी की। ये मार्शल आर्ट कभी फीका नहीं पड़ेगा। तुमने बैंगनी स्क्रॉल खोला, बस पढ़ने ही वाले थे, उस पर लिखे नाजुक शब्द अचानक जीवंत हो उठे। हजारों शब्द कागज से बाहर निकल आए। तुम्हारी गहरी नजर के नीचे वो एक दूसरे से जुड़ते चले गए, बैंगनी आत्माओं का एक झुंड बनाते हुए। अगले ही पल वो तुम्हारे दिल में समा गए। अगले क्षण तुम्हारी चेतना एक ऐसी जगह पहुंच गई जो पूरी तरह बैंगनी धुंध से भरी थी। बैंगनी वस्त्र पहने डेमन फादर की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वो भ्रम मानो किसी भी पल गायब हो जाने वाला था। लगता था वो अनगिनत सालों से सोया हुआ था। जागने के बाद उसका पहला वाक्य था, एक लंबी मैं इतने सालों से बहुत दूर था, मैं फिर से फाइट क्यूई महाद्वीप वापस आ सकता हूँ। तुमने तुरंत उसकी पहचान का अंदाजा लगा लिया, जी यांग डी। बैंगनी वस्त्र वाली आकृति ने पहले सिर हिलाया, फिर हल्के से नकारते हुए सिर हिलाया। उसने तुम्हें बताया, असली जियांगडी बहुत पहले ही चल बसा था। उसने बस अपनी मार्शल आर्ट में एक विरासत इच्छा छोड़ी थी। चूंकि तुमने फाइट क्यूई से स्क्रॉल को सक्रिय किया, ये इच्छा लंबे सालों को पार करके अपनी घर वापस लौट आई। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। सौभाग्य से उसने हल्के से अपना हाथ उठाया, एक बैंगनी आत्मिक रोशनी तुम्हारे दिल में भेज दी। जियांगडी की विरासत उसे सौंपते हुए विरासत दिमाग में बहने लगी। बैंगनी वस्त्र वाली आकृति भी हजारों रोशनी की किरणों में बदलने लगी। पूरी तरह गायब होने से पहले उसने तुम्हें देखा और एक लंबी आह भरी। एक बैंगनी सूरज और एक बड़ी तलवार, नौयांग बिखरते टूटते कभी वापस डेमन जेल नहीं लौटना। इस जीवन में घर लौटना जरूरी नहीं, दिल शुरुआत जैसा ही रहे। हंसी धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। हजारों सालों को पार करने वाली इच्छा शक्ति आखिरकार अपनी हमवतन धरती पर समा गई। जब तुम फिर से जागे, दूसरे दिन की दोपहर हो चुकी थी। बाकी 5 मार्शल आर्ट स्क्रॉल इधर उधर बिखरे थे। जीरी फेंशी तियानगोंग अब भी तुम्हारे सामने था, पर स्क्रॉल पर लिखे शब्द पूरी तरह गायब हो चुके थे। सिर्फ एक ही दिन बचा था। तुम्हें अब समझ आया, प्राचीन फाइट एम्परर की छोड़ी हुई विरासत ओदा छेन की दुनिया में साधना करना मुश्किल था। ये सिर्फ माहौल की समस्या नहीं थी। तुम उठे, थोड़ा आलस से करवट ली, हड्डियों से एक के बाद एक कड़कने की आवाज आई। बिखरे स्क्रॉल समेटने के बाद तुम नीली आंखों वाली लड़की के कमरे के दरवाजे पर गए। उसे बताया कि वो बाहर नहीं आ सकता। कमरे से पानी जैसी शांत आवाज आई, तुम्हें सावधान रहने को कहा। तुमने हामी भरी और अकेले आंगन से निकल गए। वुतान शहर अब भी हलचल भरा था। तुम कुछ गलियां पार करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों की भीड़ थी। अभी अंदर नहीं गए थे, पर उस जगह के प्रवेश द्वार ने तुम्हें एक अजीब सा एहसास दिया, मानो तुम फिर से नॉर्थ ईस्ट लौट आए हो। जैसे ही तुम प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसे देख रहे थे, अचानक बगल से एक आवाज आई, दोस्त दरवाजे पर खड़े क्यों हो, अंदर क्यों नहीं जाते? तुमने चारों तरफ देखा, सिर्फ एक जोड़ी नजर आई, एक लड़का लड़की साथ चलते हुए। काले कपड़ों में एक युवक, सादे कपड़ों में एक लड़की। छोटी उम्र में ही उनमें एक किरदार वाली गंभीरता थी, स्वभाव मानो सूनी घाटी जैसा शांत। ये श्याओ यान और श्याओ शुन थे। श्याओ यान ने साफ पहचान लिया था, वो शुन को गली घुमाने ले जाना चाहता था, पर फिर से मिल गया वही रहस्यमय युवक जो कुछ दिन पहले धरती के कपड़ों में मिला था। हालांकि अब तुमने फाइट क्यूई महाद्वीप के लंबे वस्त्र पहन रखे थे, फिर भी उसने अपनी परख छोड़ी नहीं। तुम्हें अलग तरीके से आगे बढ़ते देख वो खुद आगे बढ़कर बात करने चला आया। तुमने दोनों को न पहचानने का नाटक किया, बस इतना कहा कि तुम अभी अभी वुतान पहुंचे हो, यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं। श्याओ यान अचानक उत्साहित हो गया,
उसने बताया कि ये उसके शाओ परिवार का इलाका है। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो वो मुफ्त में तुम्हारे लिए गाइड बन सकता है। फिर उसने खुद को शाओ यान के तौर पर पहचान बताई। उसके बगल में शाओ शुन थी। उसने तुम्हारा नाम पूछा। शुन विनम्र थी, पर उसकी आंखों में एक हल्की सी शंका थी। वो समझ नहीं पा रही थी शाओ यान अचानक एक अजनबी के लिए इतना उत्साहित क्यों हो गया, और तुम्हारा चेहरा भी उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तुमने अपना नाम बताया, मेंगछेन। साथ ही शाओ यान की भलमन साहत स्वीकार कर ली। तीनों साथ चलने लगे। शाओ यान आगे आगे रास्ता दिखा रहा था। शाओ परिवार के पहरेदारों और नियमों के बारे में बता रहा था। यहाँ थोड़ी अफरा तफरी थी, पर शाओ परिवार व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाता था। आम लोग आसानी से झगड़ा करने की हिम्मत नहीं करते थे। तुम कभी कभी दुकानों के सामने रुक जाते, उन जड़ी बूटियों को देखते, खून से सने मोहरा और जानवरों की खाल। यहाँ बिकने वाली चीजें शायद कीमती न हो, पर तुम्हारे लिए जो अभी अभी फाइट क्यूई महाद्वीप पहुंचे थे, ये सब नई चीजें थी। शाओ यान ने देखा कि तुम पहली बार मोहरा देख रहे हो। तुमने सफाई दी, पहले मैंने बस बड़ों से सुना था, कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। पूरी तरह से देखने का रास्ता खोजते हुए तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला था जिसे तुम असल में खरीदना चाहते थे। तुम बस इतना पूछ सकते थे कि वो कहाँ मिलेगा। शाओ यान साफ तौर पर हैरान हो गया। ये कोई मामूली चीजें नहीं थी जो दुकानों में आसानी से मिल जाएं। यहाँ तक कि सबसे कम कीमत भी 70 से 80 हजार सोने के सिक्कों की थी। बात करते हुए उसने हिला नहीं, बस अपनी उंगली से इशारा कर ये पक्का किया कि तुम्हारे पास कोई लॉन्ग हाइफन टर्म रिंग नहीं बची है, और तुम्हारे पास 3 शून्य सुनों के सिक्कों से भी कम था। 70 से 80 हजार ना के बराबर सामान्य तरीके से खरीदना साफ तौर पर नामुमकिन था। तुम बस एक ही रास्ता खोज सकते थे, अपने दिमाग में मौजूद ज्ञान बेचना। जियांग दिचुआन शहर की फैक्ट्री के अलावा यहाँ बहुत सारी फाइट क्यूई भी उपलब्ध थी। सबसे कम शुएनजिए हाई लेवल, सबसे ज्यादा तो ग्राउंड लेवल तक भी पहुंचती थी। इसका बस एक हिस्सा निकालना ही उस रिंग को खरीदने के लिए, पैसे जुटाने के लिए काफी था। तुमने अभी ये सब उजागर नहीं किया, बस शाओ यान का जवाब देने के लिए धन्यवाद कहा, उसे और शुन को खाने पर बुलाया। शाओ यान वैसे भी भूखा था। उसने जल्दी से तुम्हें एक छोटे से दरवाजे वाली जगह ले जाने का इरादा बताया। मुझ पर भरोसा करो, यहाँ नकली तेल बिल्कुल नहीं मिलता, हिस्सा भी बड़ा मिलता है। रसोइये जाओ ने शाओ यान और शुन को देखते ही गर्मजोशी से स्वागत किया। शाओ यान ने कागज के पीछे इशारा किया। जाओ को कहा कि सारी छुपी हुई सामग्री निकाले, नए मेहमान सामने नारियल न छुपाए। जाओ ने अपनी छाती थपथपाई। कुछ ही देर में वो हरी मिर्च के साथ तली हुई मीट की एक थाली ले आया। हरी मिर्च पहाड़ी जानवरों की थी। मीट जानवर सुअरों की संस्कृति से। जैसे ही खुशबू फैली, लोगों की उंगलियां कांपने लगीं। शाओ यान ने थाली तुम्हारे सामने खिसकाई, तुम्हें स्वाद चखने का न्योता दिया, पर वो पूरी तरह भूल गया कि बगल में शुन भी बैठी थी। तुमने तुरंत खाना शुरू नहीं किया, बल्कि शुन को पहले चखने के लिए कहा। तभी शाओ यान को होश आया। वो बस तुम्हारा ख्याल रखने में इतना खोया हुआ था कि जो शुन उसके साथ खरीदारी कर रही थी, उसे बगल में ही भूल बैठा। उसने जल्दी से शुन के कटोरे में चॉपस्टिक्स रखी, मुस्कुराते हुए उसे भी बूढ़े जाओ की कारीगरी चखने को कहा। शियाओ यान और यूनियन के साथ खाना खाने के बाद तुम वहीं नहीं रुकते, कुछ खाना पैक करते हो और उस झोपड़ी की ओर चल पड़ते हो जहां तुम रहते हो। तुमने घर के अंदर आवाज दी और चिंगई को खाने के लिए बाहर बुलाया। जल्द ही चिंगयान जिंग उसी कमरे से बाहर आई। वह अब भी घूंघट पहने हुए थी। दर्शकों ने चिंग चिंग यांकी के कदमों का पीछा किया। स्वभाव सुरुचिपूर्ण और पवित्र था। वह इस साधारण छोटी सराय से कमतर नहीं थी। वह मेज के किनारे बैठी। हर व्यंजन कई टुकड़े शक्कर के बराबर मूल्य का था। फिर उसने अपनी चौपस्टिक नीचे रख दी। ऐसा नहीं कि लाओ झाओ का खाना खराब है, बस उसकी साधना और स्तर बहुत ऊंचा है। वह लंबे समय से स्वाद का पीछा नहीं कर पाई। तुमने देखा कि उसने सिर्फ 2 हल्के व्यंजनों के कुछ ही कौर खाए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसने दिल में यह याद रखा। फिर तुमने उससे पूछा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी वापस आई है। चिंगयान जिंग ने हल्की सी आह भरी। उसका दृढ़ चेहरा थोड़ा उदास लगा। दोनों दुनियाओं की शक्ति के अनुसार डोकी कॉन्टिनेंट का डोडी शायद डाकियान वर्ल्ड की सर्वोच्च शक्ति के बराबर है। मूल कहानी में शियाओ यान के डोकी कॉन्टिनेंट के शिखर तक पहुंचने के बाद उसने लंबे समय तक संचय जारी रखा, जब तक कि डाकियान वर्ल्ड में प्रवेश करने का सच में कोई रास्ता नहीं बचा। डोकी के पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति में बदलने के बाद वह सर्वोच्च शक्ति के 8वें या 9वें स्तर पर होना चाहिए। वह भी सर्वोच्च शक्ति के 8वें स्तर में प्रवेश नहीं कर पाया है। आखिरकार जब शियाओ यान पहली बार लुओ गॉड से मिला, धरती के सर्वोच्च देवता के रूप में, लुओ तियान गॉड ने अब भी उसे अपने कनिष्ठ की तरह माना। यह साबित करने के लिए काफी है कि डोडी धरती के सर्वोच्च देवता के बराबर नहीं है। इस तरह चिंग यानजिंग के शरीर की ताकत सेन पोजिंग के लगभग बराबर है। यह डोकी कॉन्टिनेंट के डो लिंग के करीब है, पर स्तर सिर्फ एक संदर्भ है। उसका पिछला युद्ध अनुभव, शरीर का प्रतिरोध और दृष्टि अब भी मौजूद है। वह असल में कितनी ताकत दिखा सकता है, यह सिर्फ असली लड़ाई के बाद ही तय हो सकता है। कम से कम वुतान शहर में कोई भी सिर्फ शारीरिक ताकत से उसे धमकी नहीं दे सकता। तुमने चिंग यानजिंग को यह विश्लेषण बताया। उसे पता चला कि वुतान शहर अस्थायी रूप से सुरक्षित है। वह थोड़ा डरी हुई थी। उसे लगा कि वह यहाँ कुछ समय रुक सकती है, पर तुम्हारे पास बकवास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम यहाँ लंबे समय तक रुक सकती हो। समस्या यह है कि हमारे पास पैसे नहीं है। लोगों की मुसीबत दूर करने से मिले सोने के सिक्के ज्यादा से ज्यादा आधे महीने तक चल सकती है। उसके बाद तुम कमरे का किराया भी नहीं दे पाओगे। चिंग यानजिंग थोड़ी ईर्ष्यालु है। छोटे फुतू टावर में सच में बहुत सारे कीमती संसाधन हैं, पर वे चीजें दाकियान की दुनिया से आती हैं। हो सकता है वह डोकी कॉन्टिनेंट के माहौल में ढल ना पाए। अगर तुम उन्हें जल्दबाजी में बाहर निकालो तो न सिर्फ नुकसान हो सकता है, बल्कि महाद्वीप के शक्तिशाली लोगों को भी आकर्षित कर सकता है। तुम्हें जल्द ही फैंग शहर में बनाया गया चेहरा याद आएगा।
क्योंकि तुम दाकियान की दुनिया के खजाने सीधे बेच नहीं सकते। तुम धैर्य से समझाते हो, उसे पूरी साधना विधि लिखने दो, फिर उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से फूफू स्क्रॉल पर उसे घिसने दो। अंत में थोड़ी सी आत्मशक्ति या खास निशान जोड़ो, स्क्रॉल की सांस और विश्वसनीयता बढ़ाओ। इस तरह जब तुम इसे नीलामी में ले जाओगे तो तुम्हें लेखक नहीं समझा जाएगा। चिंग यानजिंग ने यह सुन, क्या यह झूठ है? तुम्हारा चेहरा सख्त हो गया, फिर सिर हिलाया। डोकी सच है, सामग्री में कोई समस्या नहीं है, बस बाहर से होजिन जिया का उत्पाद है। थोड़ी और आकर्षक पैकेजिंग जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा यह रूप रंग सुधारना है। इसे झूठ कैसे कहा जा सकता है? अगर तुम मोजीवेगन का एक टुकड़ा उठाओ। झांगको ने कहा कि यह सुआनजी उच्च स्तरीय डोकी है, अगर दूसरे तुम्हें बाहर न निकालें तो यह विनम्रता है। चिंग यानजिंग ने थोड़ी देर सोचा, उसे लगा इसमें कुछ सच्चाई है। आखिरकार तुम्हें तैयारी करने देने के लिए सिर हिलाया। तुमने तुरंत खाली स्क्रॉल निकाला जो पहले कभी दर्ज किया गया था, उसे पत्थर की मेज पर फैलाओ। चिंगई, मैं पढ़ूंगी, तुम लिखो। चिंग यानजिंग ने चिंगकोंग जेड कागज उठाया। जो आध्यात्मिक शक्ति जल्द वापस आनी चाहिए, उसे इकट्ठा करो। हल्के से स्क्रॉल की ओर इशारा किया। तुमने स्वानयांजांग की साधना विधि पढ़नी शुरू की। स्वानयांजांग, सुआनजी उच्च स्तरीय डोकी, अग्निकुंड डोकी की साधना के लिए उपयुक्त। डोकी दान तियान से शुरू होती है, विशेष मेरिडियन का पालन करते हुए आखिर में हथेली के केंद्र में इकट्ठा होकर स्वानयान की शक्ति बनाती है। यह जियांग सम्राट के इतिहास का इकलौता सुआनजी डोकी है। यह जियांग सम्राट का सबसे इस्तेमाल किया जाने वाला दांव भी था जब वह युवा था, इसलिए इसे पूरी तरह से संरक्षित रखा गया। तुम्हारे भाषण के साथ स्क्रॉल की सतह पर आध्यात्मिक शक्ति के अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी, हल्की चमक के साथ चमकती हुई। सारी साधना सामग्री लिखे जाने के बाद चिंग यानजिंग ने छोटा फुतू टावर निकाला। स्क्रॉल के अंत में एक निशान छोड़ा, जिस पर निशान गिरा पूरे स्क्रॉल का स्वभाव तुरंत बदल गया। वूपू कागज के चेहरे पर सुनहरी चमक उठी। अगर आध्यात्मिक शक्ति के अक्षर गिरे हैं तो छोटे फुतू टावर का निशान और भी फैलेगा। डोकी कॉन्टिनेंट के रहस्यमय माहौल से परे तुमने स्क्रॉल उठाया, शुरू से अंत तक ध्यान से जांचा। सामग्री सच्ची है, माहौल रहस्यमय है, रूप प्राचीन है, यहाँ तक कि टावर के निशान में भी कोई खामी नहीं मिलती। तुम इसे जैसे भी देखो, यह किसी प्राचीन युद्ध क्षेत्र से छोड़ी गई कीमती विरासत जैसा लगता है। तुम्हारी आंखों में संतुष्टि अब दबाई नहीं जा सकती थी। तुम्हारे मुंह का कोना जितना ऊंचा उतना ही ऊंचा उठता गया। चिंग यानजिंग ने अभी अभी स्क्रॉल बनाने के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाई थी। उसकी आंखों में हल्की थकान थी। तुमने उसे पहले कमरे में आराम करने दिया। स्थिति ठीक होने के बाद दोनों छोटे आंगन से निकले। मिथिले नीलामी घर वुतान शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर स्थित है। यह जामादिबो के 3 प्रमुख परिवारों में से एक मिथिले परिवार का होना चाहिए। वुतान शहर में भी चिंग यानजिंग का शरीर स्पष्ट रूप से फीका लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, पर उसने छिपाया नहीं। सुनहरे हॉल में प्रवेश करने के बाद तुमने चारों ओर देखा और एक राहगीर को रोका। जब उसे अचानक बुलाया गया, वह अब भी थोड़ी उलझी हुई थी। जब उसने ऊपर गहरा देखा, उसका चेहरा तेजी से बदल गया। एक औपचारिक तरीके में यह स्पष्ट था कि असर बहुत नरम था। तुम मुड़े नहीं। तुमने सीधे कहा कि तुम याफई से मिलना चाहते हो। एक व्यापार है जो उससे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने की जरूरत है। नौकरानी की आंखों में दयालुता अचानक इच्छा में बदल गई। इस महीने याफई के पास व्यापार के नाम पर पहुंचने वाले बहुत सारे लोग हैं। मिलने के बाद वे अक्सर अच्छा उत्पाद नहीं ला पाते। आखिरकार उन्हें नीलामी घर के गार्ड्स द्वारा अराजकता में फेंक दिया जाता है। हालांकि याफई चीफान जितनी अच्छी नहीं है, वह चिंतित है कि वह असली महत्वपूर्ण सौदा चूक जाएगी, इसलिए वह हर बार जवाब देगी। नौकरानी मूल रूप से यह बहाना बनाकर कि याफई व्यस्त है, तुम्हें छोड़ना और खुद तुम्हारा स्वागत करना चाहती थी, पर तुम्हारे पीछे खड़ी चिंग यानजिंग को देखकर उसने यह विचार जल्दी मिटा दिया। भले ही घूंघट के नीचे उसका चेहरा न दिखे, सुंदरता और स्वभाव छिप नहीं सकते थे। ऐसी सुंदर महिला का पीछा करने वाली नौकरानी को याफई से मिलने के लिए ऐसा आसानी से टूटने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आखिरकार नौकरानी तुम्हें रिसेप्शन रूम में ले गई और दोनों को इंतजार करने दिया। कुछ मिनट बाद तुम्हारी तेज सुनने की शक्ति ने एक तीखी ऊंची आवाज पकड़ी। आवाज दूर से आते आते आखिर में दरवाजे के बाहर रुकी। दरवाजा खुला। जब याफई दूसरे नागरिक के साथ रिसेप्शन रूम में आई, तुमने मुड़कर देखा कि उसने नाजुक हल्का मेकअप, भौं पर लाल फूल का पैटर्न और स्वाभाविक आकर्षण के साथ लोमड़ी जैसी आंखें पहनी थी। एक काला हरा सफेद च्योंगसाम ने परिपक्व वक्र दिखाया। सुनहरे पेड़ की कमर ने कमरबंद को कसा और खुली लिपटी स्कर्ट में पक्षी के सिर की कढ़ाई थी। हाथ पैर सभी नीलामी घर का खास आत्मविश्वास और स्टाइल लिए हुए थे। याफई भी तुम्हें देख रही थी। तुम और चिंग यानजिंग, चाहे रूप हो या स्वभाव, वुतान शहर जैसी छोटी जगह की पैदाइश नहीं लगते। उसे दिल में हैरानी हुई, पर चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं हुआ। वह सिर्फ सही मुस्कान के साथ तुम्हारे सामने बैठ गई। नौकरानियां तीनों को देख रही थी। याफई ने पहले अपना नाम बताया, फिर तुम्हारी पहचान और तुम क्या बात करना चाहते हो यह पूछा। तुमने एक कप चाय उठाई और घूंट लिया। तुम एक मूर्ति की तरह दिखे। मैंगचेन, मैं तुम्हारे नीलामी घर में डोजी की एक फोटो लेना चाहता हूँ। जब उसने डोजी शब्द सुना, याफई की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत स्तर के बारे में पूछा। चिंग यानजिंग ने जवाब नहीं दिया। उसने बस याफई की हथेली में चमक देखने दी और स्क्रॉल याफई के सामने रख दिया। तुमने हल्के से हाथ उठाया और उसने खुद देखा। याफई ने स्क्रॉल खोला। जब सुआनजी गाओजी के 4 शब्द उसकी नजर में आए, उसकी सुंदरता आखिरकार स्पष्ट रूप से उभर आई। यहाँ तक कि जो मुस्कान लंबे समय से बनी हुई थी, वह भी एक पल के लिए रुक गई। इस तरह का डोजी वुतान शहर की तो बात ही छोड़ो, अगर जियामाशिंग शहर में भी रखा जाए तो कुछ परिवारों द्वारा पूरे राष्ट्र का खजाना माना जाने के लिए काफी है। वह जल्द ही अपनी पेशेवर स्थिति में वापस आ गई, बताते हुए कि डोजी का मूल्य बहुत ज्यादा है और इसे मूल्यांकनकर्ता द्वारा सत्यापित करने की जरूरत है। इसमें कुछ समय लग सकता है। बाद में एक नीलामी होगी। अगर पुष्टि हो जाती है तो निर्देशक श्वन आज की नीलामी में सीधे शामिल हो सकते हैं। तुमने सिर हिलाकर सहमति दी। याफई स्क्रॉल ले गई, पर सड़क फिर शांत हो गई। आधे घंटे से ज्यादा बाद वह फिर से अंदर आई और उसके चेहरे की खुशी छिप नहीं पा रही थी। मूल्यांकनकर्ता ने पुष्टि की कि स्क्रॉल में जो दर्ज था वह वाकई पूरा सुआनजी गाओजी डोजी था और साधना के तर्क में कोई समस्या नहीं थी। सुनने के बाद वह खड़ा हुआ, खुद अपनी आंखों से सराय वापस जाने के लिए तैयार। याफई ने
अनुमानित कीमत की परवाह किए बिना, नीलामी की परवाह किए बिना, नीलामी में हिस्सा लेने की तैयारी भी नहीं करते हुए। ऐसा कीमती डोजी उसके हाथों में है, पर तुम्हारा रवैया ऐसा है मानो यह अभी बिकी हुई एक साधारण चीज हो। उसने तुम्हें लगातार बुलाया, दोनों को रुककर देखने का न्योता दिया। नीलामी जल्द शुरू होगी और तुम अपनी आंखों से बोली की कीमत देख सकते हो और ज्यादा निश्चिंत हो सकते हो। तुमने पीछे मुड़कर नई नजरों से देखा, आंखों में सवाल लिए। नई नजरों ने हल्के से सिर हिलाया। अगर तुम रुको तो कोई बात नहीं, तुम बस सहमत हो गए। याफी ने तुरंत लोगों को नीलामी की जगह तैयार करने के लिए कहा। नीलामी और लोगों से खचाखच भरा था। हाल की जूझी लेने की परफॉर्मेंस ने आज की नीलामी को पिछले 6 महीनों की किसी भी नीलामी से ज्यादा अफरा-तफरी भरी बना दिया। हॉल भीड़ से भरा था और शोर तेज था। शियाओ यान, जो अभी-अभी अंदर आया था, गुस्से में आ गया। उसने कान ढके और शिकायत की, मानो उसके चारों ओर अनगिनत मक्खियां भिनभिना रही हों। जूनियर बगल में मुस्कुराई और उसे याद दिलाया, आज इतने सारे लोग सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उसकी साधना बहुत तेजी से बढ़ी है। सारे परिवारों को लगा कि यह जूझी लेने का श्रेय है और वे अपने वंशजों की साधना के लिए कुछ खरीदना चाहते थे। सियाओ यान ने तुरंत अपनी छाती फुलाई और अपनी तारीफ करने लगा। उसने माना कि जूझी लेने ने थोड़ी मदद की, पर जिस चीज ने उसे सच में आगे बढ़ाया वह प्रतिभा और मेहनत थी। अगर किसी और का बच्चा उसके जितना अच्छा होता, तो उसे दवा की क्या जरूरत होती? बात करते हुए उसने जानबूझकर सियाओ निंग की ओर इशारा किया, जो पास ही था। सियाओ निंग का चेहरा सच में गुस्से से भर गया। उसने ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा कि अगर उसे भी जूझी लेने की मदद मिलती, तो वह भी लड़ाका बन जाता। यह शियाओ यान की बारी नहीं थी घमंड करने की। शियाओ यान ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया, याद दिलाते हुए कि वह 12 साल की उम्र में ही लड़ाका बन गया था। भले ही उसने 3 साल बर्बाद किए हों, शियाओ निंग अब भी उसके बराबर नहीं आ पाता। अगर तुझमें दम है, तो हम दोनों अभी मैदान में उतरते हैं। शियाओ निंग का गुस्सा बढ़ता ही गया, पर वह परिवार के सारे बुजुर्गों का सम्मान करती थी, इसलिए वह सिर्फ मुंह मोड़ सकी। उसे इतना शांत देखकर सियाओ यान ने अपने होंठ चाटे। सियाओ निंग की लंबी टांगों ने उस ठंडी महिला को झटके से हटा दिया। सियाओ यान अभी-अभी तक गुस्से से भरा था। अगले पल उसने बिना किसी भेदभाव के अपनी नजरें घुमाई, मानो कुछ देखा ही न हो। इसी मोड़ पर उसने तुम्हें और चिंग्यान जिंग को यांग फेई के पीछे ही गलियारे से नीलामी हॉल में प्रवेश करते देखा। मेंग शियोंग शियाओ झान ने अपने बेटे की आवाज सुनी और उसे अपनी नजरों से देखा। उसने पूछा कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। सियाओ यान ने दोपहर में तुम्हारा परिचय दिया था। सियाओ झान ने सिर हिलाया, सोचा कि एक और दोस्त मतलब एक और संबंध। सौभाग्य से वह पूरे सियाओ परिवार को वीप गलियारे से ले गया। जल्द ही सियाओ यान जूनियर को लेकर तुम्हारे पास आया। तुम अभी-अभी चिंग्यान जिंग के साथ बैठे थे और तुमने सियाओ यान को अपना नाम पुकारते सुना। तुमने ऊपर देखा और 2 लोगों को साथ हाथ उठाते देखा, पूछते हुए कि क्या वे भी नीलामी में आए हैं। सियाओ यान ने सियाओ परिवार की सीट की ओर इशारा किया, कहते हुए कि वह बस अपने बुजुर्गों के साथ गर्माहट लेने आया है। फिर उसने चिंग्यान जिंग को उत्सुकता से देखा। तुमने चिंग्यान जिंग को अपनी बड़ी भाभी के रूप में परिचित कराया और सियाओ यान व सियाओ जुन एर से मिलवाया। दोनों संक्षेप में मिले। सियाओ झान भी चलकर आया। उसकी नजरें तुम पर और चिंग्यान जिंग पर कुछ देर टिकी रहीं। उसे झटका लगा। यह स्वभाव कोई साधारण व्यक्ति नहीं रख सकता। तुम्हारा जरूर कोई लंबा इतिहास होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम शियाओ यान के नए दोस्त हो। अगर भविष्य में वुतान शहर में उससे मिलो, तो बस उसे ढूंढ लेना। जब तक शियाओ परिवार मदद कर सकता है, मैं जरूर मना नहीं करूंगा। तुमने विनम्रता का दिखावा नहीं किया। तुमने बस अंकल सियाओ कहकर यह एहसान स्वीकार कर लिया। सियाओ झान की मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ बातों के बाद वह सियाओ यान और बाकी लोगों को लेकर अपनी सीट पर वापस चला गया। जैसे ही वे थोड़ी देर के लिए गए, तुमने अचानक एक असह नजर महसूस की। तुम्हें देखते हुए पीले चेहरे वाला सियाओ के आकार का एक युवक चिंग्यान जिंग को घूर रहा था। उसकी नजरें अपनी आंखें छिपा नहीं रही थी। तुम्हारे चेहरे की नरमी जल्दी गायब हो गई। तुम्हारी आंखों की तह में हल्की ठंडक थी। यह व्यक्ति जियाली परिवार का युवा स्वामी होना चाहिए। जियालियाओ। चिंग्यान जिंग ने भी घूंघट के नीचे साफ भाव देखा। ली आदि की आवाज ने उससे अभी कुछ न करने को कहा। नीलामी शुरू होने वाली है। इसके खत्म होने पर चिंग्यान जिंग ने भौहें सिकोड़ी। दूसरी ओर सियाओ यान ने भी जियालियाओ का व्यवहार देखा। उसे तुरंत हल्की सी खुशी की मुस्कान आई। किसी को डर है कि वह मुसीबत में पड़ने वाला है। जूनियर ने मुड़कर पूछा कि यह कौन है। सियाओ यान ने जियालियाओ की दिशा में इशारा किया। जूनियर ने देखा कि वो व्यक्ति लगातार चिंग्यान जिंग को घूर रहा था। वह एक पल समझ गई, पर थोड़ी चिंतित थी। जियालियाओ आखिरकार जियाली परिवार का युवा स्वामी है। उसकी ताकत हाल ही में बहुत बड़ी है। अगर वह सच में हमला करना चाहे, तो क्या तुम शांति से जा पाओगे? सियाओ यान को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। जियालियाओ ने पहले ही 1 साल की साधना की है। जियालियाओ की ताकत बढ़ना सामान्य बात है, पर तुम्हारा और चिंग्यान जिंग का स्वभाव पहले ही असाधारण मूल दिखा चुका है। सियाओ यान हैरान रह गया। उसने बस इतना कहा कि यह वजह का एक हिस्सा है। एक और हिस्सा था जो तय नहीं किया जा सकता था। जूनियर ने आगे नहीं पूछा। नीलामी जल्द शुरू होने वाली थी। या फिर नीलामी मंच पर चढ़ी। हॉल में ज्यादातर पुरुषों की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसे पहले से पता था कि उसका रूप और स्वभाव पुरुषों को कितना आकर्षित करता है। उसके लाल होंठ हल्के से उठे और उसकी नजरें सामने की कतार के मेहमानों की ओर गईं। वह दर्शकों के ध्यान पर इस स्तर के नियंत्रण का आनंद ले रही थी। पर जब नजरें तुम पर पड़ी, याफई साफ तौर पर चौंक गई। तुम्हारा चेहरा फीका है। तुम्हारी आंखों में दूसरे पुरुषों जैसी इच्छा नहीं है। उसे देखना ऐसा है जैसे किसी साधारण नीलामीकर्ता को देखना। याफई का रूप नहीं बदला, पर उसके दिल में पहली बार उलझन थी। क्या उसका आकर्षण कम हो गया है? उसने बिना झिझक दूसरे पुरुषों को देखा। ज्यादातर लोग अब भी उसे भूखे भेड़िए की तरह शिकार देखने जैसे घूर रहे थे। यह साबित करता है कि सब सामान्य है, क्योंकि वह खुद नहीं बदली। समस्या साफ तौर पर तुम्हारे साथ है। याफई ने उस जिज्ञासा को दिल में वापस रख लिया, हल्के से ताली बजाई और घोषणा की कि वह सामान्य शुरुआत में नहीं जाएगी। उसने सीधे से प्रतीक्षित वस्तु निकाली। रोशनी अंधेरे बोर्ड के पीछे गई। एक सफेद जेड की बोतल नीलामी मंच पर रखी गई। जूझी लेंगे। पूरे हॉल की नजरें तुरंत याफई से जेड की बोतल पर चली गई। अभी से भी ज्यादा उत्साहित। सारे परिवार अपनी मुट्ठियां रगड़ने लगे, दवा को थैले में डालने के लिए तैयार। मूल रूप से जूझी लेंगे को आज का यजो पार्टी मुख्य आकर्षण होना चाहिए था, पर तुमने जो स्वांजी उन्नत फाइट तकनीक भेजी थी, उसकी वजह से वह पहले ही सामने आ गया। याफई ने योजना के अनुसार सियाओ यान को असर बढ़ाने के लिए बाहर खींचा। हालांकि सियाओ यान के पास कोई विकल्प नहीं था, वह सिर्फ सहयोग कर सका। जूझी लेंगे उसकी अपनी पार्टी है, अपने ही उत्पाद का विज्ञापन कर रहा है। यह पैसे की बर्बादी नहीं है। क्लोजअप शॉट जल्द ही चरम पर पहुंच गया। सियाओ झान ने जानबूझकर जेड सिक्के से कीमत बढ़ाई। आखिरकार उसने दूसरे पक्ष को 1 लाख सोने के सिक्के खर्च करने पर मजबूर कर दिया। जेड सिक्के ने अपनी दाढ़ी उड़ा दी। उसकी आंखें लगभग सूज गईं। वह मौके पर ही सियाओ झान को 8 टांगों वाले ड्रैगन द्वंद्व में घसीटना चाहता था। जूझी लिंगे का सौदा होने के बाद ज्यादातर मेहमानों को लगा कि नीलामी खत्म हो गई। वे जाने के लिए तैयार थे। याफई ने फिर से अपनी मुस्कान दिखाई।
चिंता मत करो सब लोग, असली खास चीज अभी सामने आई है। पूरा दृश्य एक पल में बदल गया। जूजी लिंग आखिरी खास वस्तु नहीं थी। जेड सिक्के ने पहले धमाका किया था। उसने एक सांस में 1 लाख सोने के सिक्के उड़ा दिए। उसे लगा कि उसने आज सबसे कीमती चीज जीत ली है, पर असली खजाना तो अभी आया ही नहीं था। पर उसके हाथ की पूंजी पहले ही खर्च हो चुकी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, वो हाँफ रहा था। वह मुड़ा और सियाओ झान को देखा। सियाओ झान को उम्मीद नहीं थी कि इससे भी बड़ी पार्टी होगी। तुम फाइटिंग स्पिरिट की वजह से जेड सिक्के के बारे में सोच सकते हो। उसने खुद को आखिरी दौर से बाहर निकाल दिया। वह अब भी हंसी नहीं रोक पाया। वह मौके पर ही जोर से हंस पड़ा। जेड सिक्का एक सांस के लिए। आखिरकार उसने खुद को धोखा दिया। यह बहुत बढ़िया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। याफी ने नीलामी का हथौड़ा गिराया। उसने हॉल की हलचल को दबा दिया। नौकरानी चांदी की थाली लेकर ऊंचे मंच पर आई। यह वही फाइटिंग स्क्रॉल था जो तुमने और चिंग्यानजिंग ने मिलकर बनाया था। याफई ने धीरे धीरे स्क्रॉल खोला। आवाज पूरे स्थान में साफ गूंजी। आज का आखिरी खास सौदा, अग्निगुण स्वानजी उच्च स्तरीय फाइटिंग स्किल स्वान यानजांग। शुरुआती कीमत 1,20,000 सोने के सिक्के। एक छोटे मृत मौसम के बाद पूरा नीलामी हॉल पूरी तरह से टूट पड़ा। भूटान शहर के 3 प्रमुख परिवारों के लिए स्वानजी उच्च स्तरीय फाइटिंग स्किल एक आधार के रूप में इस्तेमाल होने के लिए काफी है। यह तो कहना ही नहीं कि स्वान यानजांग अब भी एक शक्तिशाली अग्निगुण फाइटिंग स्किल है। अगर सफलतापूर्वक जीत ली जाए तो परिवार की युवा पीढ़ी की लड़ाई शक्ति बढ़ जाएगी। यीशु आंगसुआंग की आंखें स्क्रॉल पर टिकी थी। यहाँ तक कि याफई ने भी फिलहाल के लिए अपना आकर्षण खो दिया था। जियालीबी के चेहरे पर गुस्सा पूरी तरह असहनीय था। वह अभी सियाओ झान के 1 लाख सोने के सिक्कों से हाथ हुआ था। अब अगर वह लड़ना भी चाहे तो उसने अपनी ज्यादातर ताकत खो दी थी। खाते का मूल चेहरा सफेद हो गया। फिर वह फिर से लोहे जैसा सख्त हो गया। सियाओ झान अग्निगुण फाइटिंग स्किल को देखता रहा। उसकी आंखें और चमकीली होती गई। हंसी अब दबाई नहीं जा सकती थी। लगता है आज की फाइटिंग स्किल मेरे सियाओ परिवार ने जब्त कर ली है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए।